प्रिंसिपल्स हैं एनिमेशन के, ये डिस्कस किए गए थे एक बुक में द इल्यूजन ऑफ लाइफ डिज्नी एनिमेशन से। और ये ऑली जॉनस्टन और फ्रैंक थॉमस ने इन्हें लिखा था और ये 12 प्रिंसिपल्स बताए थे ताकि जिससे आपकी एनिमेशन और अच्छी हो जाए और आपकी ऑडियंस को भी वो चीज़ देखने में अच्छी लगे। आर्टिस्ट बनना चाहते हो, 3D एनिमेटर बनना चाहते हो, 2D एनिमेशन आप बनाना चाहते हो, अगर आप कोई कैरेक्टर एनिमेट कर रहे हो या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप एनिमेट कर रहे हो, मोशन ग्राफिक्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें मोशन के अंदर जो होती हैं उसके अंदर भी ये प्रिंसिपल्स यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि इसका पहला प्रिंसिपल जो है वो है स्ट्रेच एंड स्क्वाश। स्ट्रेच एंड स्क्वाश का मतलब है कि जैसे वो चीज़ को स्ट्रेच करते हैं या उसे स्क्वाश करते हैं तो वो कैसे अपना शेप चेंज करता है। एनिमेशन इज ऑल अबाउट इल्यूजन। इल्यूजन क्रिएट करते हैं हम ऑडियंस के लिए। जैसे अगर मेरे पास ये बॉल है यहाँ पे, तो इसे अगर मैं स्ट्रेच करूँ और स्क्वाश करूँ तो इससे क्या पता चलता है। स्ट्रेच एंड स्क्वाश का सीधा मतलब है इल्यूजन क्रिएट करने का इसके मास, बॉडी और वेट के साथ। इसके लिए जो एक्सरसाइज अगर आप लोग एनिमेशन स्टूडियोज में जा रहे हो या एनिमेशन सीखने जा रहे हो तो इसके लिए जो एक्सरसाइज है वो है बाउंसिंग बॉल। बाउंसिंग बॉल क्रिएट की जाती है स्ट्रेच एंड स्क्वाश को परफेक्ट करने के लिए। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे अगर बॉल ऊपर से गिरता है, अगर वो रबर का बॉल है तो वो स्ट्रेच ज़्यादा होगा और नीचे जैसे ही जाता है वो स्क्वाश भी उतना ज़्यादा ही होगा। लेकिन अगर वो लोहे का बॉल है तो वो ऊपर से आते टाइम पे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होगा, बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं होगा, और अगर नीचे गिरता है तो भी वो स्क्वाश नहीं होगा। इसीलिए यूज़ होता है स्ट्रेच एंड स्क्वाश चीज़ों का वेट दिखाने के लिए। एक साइड पे रबर बॉल है और एक साइड पे लोहे का बॉल है, आयरन बॉल है, तो वो किस टाइप से जंप करेगा वो चीज़ हम लोग स्ट्रेच एंड स्क्वाश से वो इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं उस बॉल के वेट का। अगर हम लोग स्ट्रेच एंड स्क्वाश के बारे में थोड़ी और बात करें तो उससे पता चलता है कि जो भी हम लोग सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा सब्सटेंस है, रबर का है, लोहे का है, कैसा सब्सटेंस है, जो कि हमने एग्जांपल में भी देखा। दूसरी बात कि उसका वेट कितना है, कितना हैवी वो चीज़ है, वो भी उससे पता चल जाती है। और तीसरी जो बात है वो है कितना फास्ट वो ट्रैवल कर रहा है सीन के अंदर। जितना ज़्यादा फास्ट वो ट्रैवल करेगा उतना ज़्यादा स्ट्रेच आप उसको दिखा सकते हो। अगर आप लोगों की स्पीड वाली बॉल जो है अगर आप उसे फेंकते हो तो वो जितनी ज़्यादा स्ट्रेच आप दिखाओगे उतना ज़्यादा स्पीड में वो मोशन लगेगा। दूसरा जो आता है वो है एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन क्या होता है, जैसे कि एक मूवमेंट के होने से पहले वाला मूवमेंट। अगर आप लोग जंप कर रहे हो तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग सीधे खड़े खड़े जंप नहीं कर सकते, आप लोगों को बेंड होना पड़ता है, अपने नीज को बेंड करना पड़ता है, घुटनों से बेंड होके आप लोग जंप करते हो। एंटीसिपेशन का सीधा मतलब है आपकी ऑडियंस को एंटीसिपेट होना चाहिए आपके दिमाग में ऑडियंस के कि वो अगला एक्शन क्या करने वाला है। जैसे कि अगर आप जंप कर रहे हो तो जंप करने से पहले वो अपने नीचे थोड़ा बैठता है, थोड़े नीज बेंड होते हैं, तब जाके वो जंप करता है। तो ऑडियंस को ऑटोमेटिक एंटीसिपेट हो जाता है कि वो जंप करने वाला है, इसलिए उसने नीज को बेंड किया और नीचे थोड़ा सा हुआ है। तो कैरेक्टर के अंदर भी किसी भी चीज़ को करने से पहले उसके अंदर अगर आपने मूवमेंट को देखा होगा तो वो एंटीसिपेशन का काम करती है। तीसरा प्रिंसिपल है स्टेजिंग। आपका कैरेक्टर, आपका ऑब्जेक्ट स्क्रीन के अंदर कहाँ पे रखा गया है, कहाँ पे उसे स्टेज किया गया है। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा ब्लॉकिंग वाला, तो ये आप उस टैग से रेफर कर सकते हो कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा स्क्रीन के अंदर, आपका कैरेक्टर कहाँ पे होगा स्क्रीन के अंदर। अगर वो ऑफिस का सीन है तो ऑफिस के अंदर वो कैरेक्टर कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, वो है स्टेजिंग। उसको आपको कहाँ पे प्लेस करना है वो है स्टेजिंग। इस प्रिंसिपल का मेन ऑब्जेक्टिव है आपके ऑब्जेक्ट को दिखाना, अच्छे से दिखाना। बाकी सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा आप थोड़ा ब्लर आउट कर सकते हो या आप उस चीज़ को थोड़ा कम डिटेल में बना सकते हो। एम्फेसिस एक चीज़ होती है, जैसे कि अगर आपको वो चीज़ वहाँ पे देखनी है तो उसकी तरफ सारी चीज़ें पॉइंट आउट करती हैं। अगर आप लोगों ने कोई सीन देखे होंगे, कोई मूवी के अंदर सीन देखे होंगे, तो आपको ये चीज़ आराम से पता चल जाएगी। अगर आप लोग उसे ध्यान से देखते हो तो आप आराम से देख सकते हो कि सारी की सारी चीज़ें पॉइंट आउट करती हैं एक मेन चीज़ को, जिससे कि ऑडियंस की आईज़ उसी चीज़ को फॉलो करती हैं जो हम लोग दिखाना चाहते हैं, जिसे हम लोग स्टेजिंग कहते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेट अहेड और पोज टू पोज। पोज टू पोज क्या होता है, हम लोग एक पोज बनाते हैं, जैसे कि स्क्वायर है, यहाँ पे एक सर्कल है, तो इसके बीच के फ्रेम्स को बनाने के लिए हम लोग इसे बाद में बना सकते हैं। हम लोग फर्स्ट फ्रेम बना देंगे, लास्ट फ्रेम बना देंगे, उसके बीच के अंदर हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोग एक कैरेक्टर को एनिमेट कर रहे हो, 3D कैरेक्टर भी है, अगर आप उसे इस तरह से एनिमेट कर रहे हो तो उसका एक आप ये पोज बना दोगे, ये पोज बना दोगे, और बीच के पोज को आप बाद में सही करोगे। ये ऑटोमेटिक वैसे बन जाता है 3D के अंदर आराम से। 2D के अंदर हम लोग अगर ट्रेडिशनल एनिमेशन करते हैं तो हमें बीच के पोज भी बनाने पड़ते हैं। नेक्स्ट है फॉलो थ्रू और ओवरलैपिंग। इसका सीधा सा एग्जांपल है, अगर कोई एक लड़की भाग रही है तो उसकी पोनीटेल जो है वो उसका फॉलो करेगी, और जैसे ही वो लड़की रुकती है तो पोनीटेल उसका जो स्पीड है वो उसको नहीं रोकेगा, वो उसे आगे लेके फिर से वापस आएगा, तो वो है ओवरलैपिंग। एक चीज़ फॉलो करती है दूसरी चीज़ को, लेकिन जब वो रुकती है तो दूसरी चीज़ उससे आगे निकल के वापस आती है, तो उसे कहते हैं ओवरलैपिंग। अगर आप लोग उसे सिंपली बनाओगे तो वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग भी कई बार मोशन ग्राफिक्स के अंदर भी अगर हम लोग कुछ मूव करते हैं तो वो भी कुछ इस तरह से रुकता है।
तो ये चीज़ें आप लोग कर सकते हो मोशन ग्राफिक्स के अंदर, 3D एनिमेशन या एनिमेशन के अंदर आराम से। और ये बहुत ही एक अच्छी टेक्निक है, इसे ज़रूर यूज़ करो, आपकी एनिमेशन में बहुत ही अच्छा लगेगा आपका। स्लो इन और स्लो आउट, ईज इन और ईज आउट, ये चीज़ हम लोग आफ्टर इफेक्ट के अंदर भी यूज़ करते हैं अपनी एनिमेशन को अच्छा बनाने के लिए। अब देखो मेरे सामने ये एक बॉल है, अगर वो सीधा मैं उसे एनिमेट कर दूँ तो वो इस तरह से मुझे दिखेगी, लेकिन मैं ईज इन ईज आउट दोनों लगा देता हूँ। ये स्टार्टिंग में स्लो होगा, बीच में स्पीड पकड़ेगा और एंड भी स्लो होगा, तो जिसके अंदर आपको डिफरेंस पता लगेगा। और आपका एनिमेशन के अंदर आप लोग ये चीज़ कर सकते हो जिससे कि आपके कैरेक्टर की स्पीड और एनिमेशन, अगर उसका हाथ ऊपर आ रहा है तो आप उसको ईजिली ईज इन ईज आउट करके उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हो, उसका एक्शन को और ड्रामेटाइज कर सकते हो। नेक्स्ट है इस प्रिंसिपल में आर्क। आर्क एक ऐसी टेढ़ी सी लाइन होती है, अगर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन देखते हैं और एक टेढ़ी सी लाइन देखते हैं तो उसमें इल्यूजन ऑफ लाइफ क्रिएट होता है। अगर आप लोग किसी बॉल को अगर फेंकते हो तो वो आर्क के अंदर जाती है, ना कि स्ट्रेट। आपकी बॉल कभी इस तरह से नहीं गिरेगी, वो एक आर्क के अंदर ही गिरेगी। और तो और अगर आप लोगों का एनिमेशन चल रहा है, आपका कैरेक्टर वॉक कर रहा है, वो भी अगर आप ध्यान से देखो तो वो हमेशा होता है आर्क के अंदर, क्योंकि जब भी वो मूवमेंट अपना लेता है एक कैरेक्टर तो उसका पैर की मूवमेंट के हिसाब से वो आर्क क्रिएट करता है, इसलिए वो कभी स्ट्रेट नहीं चलता है आपका कैरेक्टर, उसे भी आप लोगों को ऊपर नीचे करना होता है, क्योंकि आपके नीज बेंड होते हैं जब आप चलते हो तो एक आर्क क्रिएट होते हैं। रियल लाइफ के अंदर हर चीज़ के अंदर आर्क है, अगर आप लोग अपनी लाइफ में भी देखते हो तो हर एक चीज़ के अंदर आर्क होती है। आप अपना हाथ मूव करते हो तो उसके अंदर भी आर्क होती है। आर्क एक मुड़ी हुई लाइन होती है। इस टाइप से आप लोग एनिमेशन में काम कर सकते हो और ये ग्राफ एडिटर से भी आप लोग आराम से कर सकते हो। एनिमेशन के अंदर, मोशन ग्राफिक्स के अंदर हम लोग ये बहुत ज़्यादा करते हैं। सेकेंडरी एक्शन मतलब कि एक एनिमेशन का दूसरी एनिमेशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे कि अगर आप लोग एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखते हो और नीचे वाले बॉक्स को जंप करवाते हो तो उसके ऊपर वाले बॉक्स में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये है सेकेंडरी एनिमेशन। आपका प्राइमरी एनिमेशन वो नीचे वाला बॉक्स है, लेकिन जो ऊपर वाला बॉक्स है वो आपका सेकेंडरी एनिमेशन है। सेकेंडरी एनिमेशन आपकी एनिमेशन के अंदर जान डाल सकते हैं। अगर आप लोग मोशन ग्राफिक्स के अंदर कोई एक्सप्लेनर वीडियो बना रहे हो, आप मेन कैरेक्टर को एनिमेट कर रहे हो लेकिन उसके बैकग्राउंड में कुछ भी एनिमेट नहीं हो रहा है, उससे अच्छा है आप उसके बैकग्राउंड में थोड़ा थोड़ा एनिमेट कर दो। अगर पीछे एक फूल पत्तियाँ हैं, उन्हें फूल पत्तियों को हिला दो, या कोई कैरेक्टर खड़ा है तो उसे सिर्फ इतना सा हिला दो थोड़ा सा, तो भी आपका एक्सप्लेनर वीडियो है वो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि उसके बैकग्राउंड के अंदर छोटी छोटी एनिमेशन चल रही है। लेकिन जो प्राइमरी एनिमेशन है वो आपका फ्रंट है, बैकग्राउंड के अंदर आप सेकेंडरी एनिमेशन दे सकते हो। नेक्स्ट है टाइमिंग। टाइमिंग हर जगह इंपॉर्टेंट होती है, टाइम ही सब कुछ है। अगर आप लोग कॉमेडी कर रहे हो तब भी आपको टाइमिंग तो चाहिए ही, अगर आप लोग बात भी कर रहे हो तब भी आपको टाइमिंग की बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। एनिमेशन के अंदर टाइमिंग का बहुत ज़्यादा फैक्टर है। करेक्ट टाइमिंग आपके मूड को रिफ्लेक्ट करती है, आपके कैरेक्टर के मूड को रिफ्लेक्ट करती है। अगर वो खुश है तो वो आराम से देखेगा, अगर उसे बहुत ज़्यादा एक सडन कुछ चीज़ मिल जाती है या उसे कुछ एकदम से धड़ाम से आवाज़ सुनाई देती है तो वो एकदम से पीछे मुड़ के देखेगा। तो ये है टाइमिंग का सारा खेल। अगर आप लोगों को मूड क्रिएट करना है किसी चीज़ का तो उसके अंदर टाइमिंग आपको ऐड उस टाइप से करनी चाहिए। अगर आप लोग उसे बहुत ज़्यादा फास्ट कर देते हो एनिमेशन, जो कि सीन में रिक्वायर्ड नहीं है, हैप्पी मूड है तो एनिमेशन स्लो होती है। अगर आप लोगों का सडन मूड है, कुछ फाइटिंग वाइटिंग का सीन है, तो आप लोगों का एनिमेशन फास्ट हो सकता है। इसलिए टाइमिंग का ज़रूरत पड़ता है। जैसा कि मैंने कहा, एनिमेशन के अंदर एक्सेजरेट करके चीज़ों को दिखाया जाता है, क्योंकि नॉर्मल लाइफ, रियल लाइफ मूवीज़ आप लोग देखते ही हो, उसके अंदर ये चीज़ें करना मुश्किल है। लेकिन एनिमेशन के अंदर आप लोग चीज़ों को थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के दिखा सकते हो, क्योंकि ये बोरिंग नहीं होना चाहिए। आपका एनिमेशन बोरिंग हो जाएगा अगर वो ज़्यादा ही रियलिज्म में चला जाएगा। अगर आप लोगों ने टिनटिन देखी है 3D में, तो वो आप लोग देखोगे उसके अंदर बहुत ज़्यादा रियलिज्म है उस मूवी के अंदर। आप बोल ही नहीं सकते कई जगह पे कि वो 3D मूवी है, 3D कैरेक्टर्स हैं, लेकिन उसके अंदर वो मज़ा नहीं है जो कि एक असली 3D मूवी के अंदर आता है। उसके अंदर एडवेंचर है, बहुत अच्छी मूवी है, लेकिन उसके अंदर वो जो एक एनिमेशन वाला सीन होता है, एनिमेशन वाला फील होता है, वो उसके अंदर नहीं आता है। इसके लिए एग्जैजरेशन बहुत ज़रूरी है आपके एनिमेशंस के अंदर। आप चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के दिखा सकते हो, आउट ऑफ द बॉक्स उन्हें लेके जा सकते हो। सॉलिड ड्राइंग से मतलब है कि आप लोगों को ड्राइंग वहाँ पे बैठ के नहीं करनी है, लेकिन आपको पर्सपेक्टिव का ख्याल होना चाहिए। हर एक चीज़ का आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे अगर एक चीज़ को ड्रॉ भी किया जाता है, उसकी जॉ लाइन अगर बनती है तो वो किस टाइप से मूव करेगी कैरेक्टर की, या तो कोई सीन है, बिल्डिंग का सीन है, तो वो 3D के अंदर क्या डेप्थ देगा। इसलिए आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना ही चाहिए एनिमेशन के अंदर इन चीज़ों। लास्ट है अपील। अपील मतलब एक इंसान अगर आपके सामने खड़ा है तो उसकी अपील आपको कैसी लगी है, उसका ऑरा जो है वो आपको कैसा लग रहा है। कैरेक्टर अगर आप लोगों ने बनाया है तो उसका वो कैसा आपको अपील कर रहा है, वो एक बॉडी बिल्डर है या तो वो एक सुकड़ू सा कैरेक्टर है, कुछ भी है, वो कैसा आप लोग की ऑडियंस को फील कर रहा है, वो आप लोग उसके अंदर देखते हो।
इसके लिए ज़रूरी है आप लोग कैरेक्टर डिज़ाइन जो करते हो बहुत ही अच्छा हो, सॉलिड ड्राइंग्स हो। इससे आप लोग ऑडियंस के अंदर एक इल्यूजन क्रिएट कर सकते हो कि वो एक कैरेक्टर जो है वो किस टाइप से काम करता है। अगर आप लोग बहुत ही हैवी एक कैरेक्टर बना लेते हो लेकिन उसका एनिमेशन एक बहुत ही बेकार सा कर लेते हो तो वो कैरेक्टर उस टाइप से नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप लोग उसे हैवी कैरेक्टर बना रहे हो तो उसकी अपील भी उतनी हैवी होनी चाहिए, उसका एनिमेशन भी उस हिसाब से होगा। अगर आपका मोटा है कैरेक्टर तो वो किस टाइप से चलेगा, अगर आपका पतला है कैरेक्टर तो वो किस टाइप से चलेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एनिमेशन के अंदर। दोस्तों ये थे 12 प्रिंसिपल्स जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ और एग्जांपल्स लेके भी हमने समझा और कई और चीज़ें मैंने आपको बता दी। लेकिन इसके अंदर और भी चीज़ें आती हैं, एनिमेशन एक छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हो एनिमेशन तो आप लोग स्ट्रेच एंड स्क्वाश का एक्सरसाइज कर सकते हो। आप एक बॉल एनिमेट करना सीखो जो बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हो आपको बॉल एनिमेट करना ज़रूर सिखाया जाता है, वॉक साइकिल सिखाई जाती है। ये 2 चीज़ें जो हैं वो आपके एनिमेशन के अंदर यूज़ होती हैं। तो आप लोग ये चीज़ ज़रूर बनाओ और पेंडुलम बनाना सीखो। पेंडुलम से क्या होता है उसके अंदर आप लोगों को सेकेंडरी एनिमेशन और फॉलो थ्रू सब कुछ पता चल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देखा है तो आप लोग एनिमेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट